जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है मूल विधि। तो दरअसल सबसे पहले हम मूल विधि में ये जानेंगे कि आखिर मूल विधि में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैं आपको पहले टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। दरअसल हमने वो टॉपिक जो हैं वो अपने हिसाब से 11 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। वैसे तो टॉपिक तो कई सारे हैं, लेकिन हमने वो 11 टॉपिक बना लिए हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और उसके बाद हम फिर पहला टॉपिक देखेंगे और वो पहला टॉपिक होगा आईपीसी एक्ट के विषय में। तो आईपीसी एक्ट का हम इतिहास जानेंगे और उसके बाद मैं आईपीसी एक्ट को बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बताऊंगा कि आईपीसी एक्ट को एक सतही तौर पर कैसे देखना है। मतलब आईपीसी की सारी धाराएं रटने से पहले कोशिश करनी है कि 5-10 मिनट के किसी वीडियो में आप ये जान लें कि भाई आईपीसी चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में कहाँ से कहाँ तक की धाराएं हैं, या चैप्टर नंबर 16 है ना किससे रिलेटेड है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 आईपीसी में। चैप्टर 20 बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर इतना समझ में आ जाएगा तो ये आईपीसी की जो धाराएं हैं वो थोड़ी आसान लगने लगेंगी। 3-4 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बात थोड़ी क्लियर होने लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम वीडियो में बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है मूल विधि, और विशेष तौर से यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए ये वीडियो है हमारा। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूपीएसआई के सिलेबस में मूल विधि के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और हमने टाइम को थोड़ा बचाने के लिए पहले से लिख दिया है बोर्ड पर, और आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने, वो है आईपीसी और सीआरपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसे हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और जस्ट इसके ख़त्म करने के बाद फ़ौरन हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। तो आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक है आपका। दूसरा टॉपिक है महिलाओं, बच्चों व अनुसूचित जनजाति व जाति से संबंधित जो विधि नियम है वो हैं इस दूसरे टॉपिक में। हमने दरअसल एक इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं जिससे कि टॉपिक बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं। हमने वो टॉपिक एक साथ कर लिए हैं जो टॉपिक एक साथ किए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं, बच्चों व SC ST से संबंधित जो भी नियम कानून हैं, जो भी संविधान में जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम एक जगह पढ़ेंगे। और अगर आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा है, मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़े हैं आपने, तो आपको ये टॉपिक बहुत आराम से समझ में आएगा। इसमें बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि महिलाओं, बच्चों व SC ST के लिए जो संविधान में चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, जैसे भाग 16 में SC ST के लिए कुछ प्रावधान है, तो वो आपको विशेष तौर से उन पर आपको नज़र रखनी है। तो अगला देखिए 3 नंबर का जो टॉपिक है वो है यातायात। तो यातायात से संबंधित जो टॉपिक है वो पूरी तरह मूल विधि का ही टॉपिक है। वो संविधान में उसका कहीं भी कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए यातायात की हम जितने भी कानून, जैसे अभी हाल ही में मोटर व्हीकल अधिनियम बना है, इसी सरकार के द्वारा बनाया गया, तो उस पर हम बात करेंगे। तो यातायात की भी सामान्य जानकारी आपको जरूरी है। वो नहीं, आपको कोई चित्र दिया जा सकता है एग्जाम में और आपसे पूछा जा सकता है कि ये चित्र यातायात के किस नियम को बताता है ना। तो इस तरह के आपने रोड पे जब आप चल रहे होते हैं तो आपने बहुत सारे साइन देखे होंगे, साइन बोर्ड लगे होते हैं। उन साइन बोर्ड से आपको पता लगता है कि आखिर आपको कौन सा कानून फॉलो करना है। तो इसी तरीके से हम 3 नंबर टॉपिक को पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक है पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण का है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पर्यावरण बिल्कुल भी वो वाला पर्यावरण नहीं है जो CTET, UPTET या सुपर टेट में आप पढ़ते हैं। तो आप इसे बिल्कुल ना सोचें कि वो पर्यावरण पढ़ के काम चल जाएगा, और ना ही ये वो पर्यावरण है जो आप सिविल सर्विस में पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो टॉपिक है उसमें आपको कानून पे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि ऐसी विधि जो बनाई गई हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऐसी विधियां जो बनाई गई हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस पर हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप जानते हैं कि पर्यावरण का टॉपिक जब टेट में पढ़ते हैं हम या सिविल सर्विस में पढ़ते हैं तो अच्छा खासा टाइम लेता है। आप सोचिए ये टॉपिक में 2 महीने निकल जाते हैं एक अकेले टॉपिक में। दरअसल पर्यावरण तो एक सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी मूल विधि पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे कि आपको पढ़ना कैसे है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आपको पढ़ा रहा और पता चला कि वो पर्यावरण की सारी चीज़ें वो लिखवा रहा है कि पर्यावरण
एनवायरमेंट शब्द से निकला है ना, या पारिस्थितिकी की खोज किसने की, बहुत सारे है ना, जी टॉन्सले और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप टेट में पढ़ते हैं, है ना, वो यहाँ नहीं आएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर देखो अगला टॉपिक है मानवाधिकार व सूचना का अधिकार, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मानवाधिकार व सूचना का अधिकार जो टॉपिक है, और इसके अंतर्गत जनहित याचिका भी एक टॉपिक दिया हुआ है। तो जो मानवाधिकार है वो मौलिक अधिकारों से भी संबंधित है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे संविधान का के अंतर्गत तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। और सूचना का अधिकार ये पूरी तरह अलग टॉपिक है, आरटीआई एक्ट है, तो इससे संबंधित पिछली बार भी काफ़ी सवाल आए थे। तो ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर भी अपेक्षा की जाती है कि आपको इस कानून की जानकारी थोड़ी विस्तार से हो, है ना। जैसे हर कानून की जानकारी विस्तार से हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा कानून है जो जनता के हक की बात करता है, उसके मौलिक अधिकार की बात करता है, इसलिए सूचना के अधिकार को थोड़ा सा विस्तार से पता होना चाहिए कि जब कोई सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब कोई रिट फाइल करता है या जब कोई सूचना मांगता है तो कितने समय का वक्त मिलता है, ये सब चीज़ें, कितनी फीस लगती है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे हम। आयकर अधिनियम अगला टॉपिक है। इस आयकर अधिनियम में इनकम टैक्स में आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे जीएसटी भी इसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। आपको ध्यान रखना है कि आयकर अधिनियम में इनकम टैक्स स्लैब क्या है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि इस साल का जो बजट है उस बजट में आयकर के अंतर्गत कौन कौन सी स्लैब बनाई गई हैं, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आयकर अधिनियम पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीए वाला कॉन्सेप्ट कर लें, जो सीए होते हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी तरह नहीं पढ़ना है कि आप आयकर में विशेषज्ञता हासिल करें, ऐसा नहीं है। आपको बस इतना करना है कि एक सामान्य जानकारी आयकर के बारे में आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसका थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए कि भारत में आयकर का प्रारंभ कब से हुआ, है ना, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए इसमें। फिर देखो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, ये तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। भ्रष्टाचार से संबंधित कानून बनाए गए हैं, लोकपाल वगैरह के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आसान टॉपिक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे रिलेटेड सवाल जरूर आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग सरकारें बहुत ज़्यादा करती हैं और इसका मिसयूज बहुत होता है। एनएसए एक महत्वपूर्ण कानून है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होता है, किसी भी व्यक्ति पर रासुका लगा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो सरकार की आलोचना करते हैं उन पर रासुका लगा दी जाती है, एक पत्रकार पर रासुका लगा दी गई थी। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग होने के कारण ही इस पर फोकस करना है आपको, क्योंकि ये सवाल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद देखो साइबर अपराध व आईटी अधिनियम। ये साइबर अपराध व आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कानून है, तो वो आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण था, वैसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, है ना, व्हाट्सअप, इन सब का प्रयोग करते हैं। आपने अभी देखा था कि ट्विटर और फेसबुक पे बैन लगाने की बात चल रही थी, तो वो सब चीज़ें साइबर अपराध आईटी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तो इसकी भी एक सतही सामान्य जानकारी आपको करनी पड़ेगी। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। अब आईपीसी, सीआरपीसी धाराएं हैं, तो इतनी सारी हैं, है ना, आपको करनी तो है, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा। या सूचना का अधिकार है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे टॉपिक जो थोड़े छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ बहुत विस्तारित है ना, आपसे कह दिया जाए कि भाई जीएस में भारतीय इतिहास एक टॉपिक है, तो भारतीय इतिहास को थोड़ा सतही तौर पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो वो इतना लेंदी नहीं है, तो उसे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे टॉपिक होते हैं उन्हें कई बार पढ़ें, जिससे कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो छूटे बिल्कुल ना। अगर आपका गलत हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में जितने लोग एग्जाम दे रहे हो यूपीएसआई का, किसी का भी सही ना हो, तब बात है। तो आपको ध्यान रखना है, 9 टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे हैं। 10वां टॉपिक एक और है। 10वें टॉपिक का नाम है, देखो यहाँ लिख देते हैं, 10वां टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हैं उससे रिलेटेड हमने, तो आप उन्हें जरूर देखें। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आपको ध्यान रखने हैं। जैसे
जो वीडियो है वो आपने देखा होगा, आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पर तो उसमें आएगा 40 लैंडमार्क जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और निर्णय भी हैं। तो 2 टॉपिक बने हुए हैं, तो आप इसे उसके माध्यम से कर सकते हैं। और जब हम संविधान पढ़ते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण निर्णय आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है और इसलिए और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके लिए। उसके बाद देखो एक और टॉपिक है अगला जो 11वें नंबर का टॉपिक है, और वो 11वें नंबर का टॉपिक उसे भी देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 11वें नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है भूमि सुधार अधिनियम व भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो भूमि सुधार से संबंधित भू राजस्व अधिनियम तो कुल मिला के खेती से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, और उसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी जब कॉर्नवालिस के द्वारा पहली बार भू राजस्व के अंतर्गत पहली बार स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर महालवाड़ी बंदोबस्त। और जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत सारे भूमि सुधार अधिनियम आए, तो उन पर फोकस करना है। और फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम टाइम टाइम पे आते रहते हैं, जैसे 2013 में आया था, तो ऐसे बहुत सारे भूमि अधिग्रहण अधिनियम हैं, तो उन पर बात करेंगे। अभी जो मैं आपको कह रहा था वो आपको जरूर समझना है, ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन पर फोकस ज़्यादा करना है, जल्दी होगा और वो आसानी से याद होगा और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जैसे भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ना, या भू राजस्व के अधिनियम है, ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। आप सोचिए इतिहास में शुरुआत करें आप कॉर्नवालिस से लेकर और वर्तमान तक आएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और क्वेश्चन उससे एक आध दो ही आना है, एक आ जाए कोई तो उसे बाद में करना चाहिए। यानी कि जो भू राजस्व वाला मैंने बताया या भू सुधार अधिनियम जो बताए मैंने, 11वां टॉपिक है हमारा, तो वो हमें बाद में करना चाहिए, इसीलिए हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो आपके सिलेबस में इस तरीके से नहीं दिया, आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक अलग अलग करके दे दिए हैं, हमने इसे समराइज कर दिया है एक जगह पर, है ना, जिससे कि आपको आसानी रहे कि भाई आपके मूल विधि में 11 टॉपिक करने हैं आपको। ये 11 टॉपिक 11 नंबर के हिसाब से नहीं लिखे हैं सिलेबस में, ये तो बहुत सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। हमने अपने आराम के लिए, अपने सुधार के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने इस तरीके से इसे बना लिया है। और सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ये आईपीसी और सीआरपीसी। तो चलिए दोस्तों अब इसकी शुरुआत करते हैं आईपीसी सीआरपीसी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आईपीसी और सीआरपीसी। पहला टॉपिक है आपका आईपीसी का मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता को एक और शब्द के रूप में भी हम जानते हैं। आपने बड़ा दिलचस्प है कि आपने जब हिंदी मूवी आपने देखी होंगी, पुरानी हिंदी मूवी में अक्सर होता था कि जज साहब कहते थे कि इस व्यक्ति को ताज़े इराते हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो दरअसल ताज़े इराते हिंद का मतलब क्या है, आईपीसी या इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। तो पहले हम इसे ही पढ़ेंगे। और सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसके बाद सीआरपीसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी पे ही बात कर लेते हैं और फिर अगले किसी वीडियो में हम सीआरपीसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी देखते हैं। आईपीसी का मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आईपीसी धाराओं का इतिहास क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है 1834 से। 1834 की बात है जब भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला विधि आयोग गठित किया, और पहला जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे मैकाले। मैकाले का नाम आपने बहुत सुना होगा। मैकाले बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। उसे लगता था कि दुनिया में अंग्रेजों से अच्छी कोई जाति नहीं है, अंग्रेजी भाषा से अच्छी कोई भाषा नहीं है, और अंग्रेजी साहित्य से अच्छा कोई साहित्य नहीं है। इसीलिए एक तरीके से मैकाले कुल मिला के जातीय श्रेष्ठता के रूप में था, या आप ऐसे कह सकते हो कि साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था। तो मैकाले इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो पहला विधि आयोग बना। इस विधि आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन के आधार पर आईपीसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और उस
ड्राफ्ट को जब ब्रिटिश संसद में रखा गया तो ब्रिटिश संसद ने उसे पास कर दिया। कुछ बहस वगैरह हुई, काफ़ी मैकाले कुछ और बातें भी उसमें जोड़ना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैकाले की कुछ बातों को माना और कुछ को नहीं माना, और आखिरकार ब्रिटिश संसद के द्वारा ये आईपीसी एक्ट पारित कर दिया गया। और ये कहलाया, जब ये एक्ट पारित हुआ तब ये कब की बात है, तो आप याद रखेंगे कि 6 अक्टूबर 1860 की बात है, ये है ना। आईपीसी एक्ट 1860 पास हो गया, है ना, पास कर दिया गया। और इसीलिए हम आईपीसी एक्ट को 1860 यानी कि 1860 में बना हुआ मानते हैं। तो इसमें 3 डेट मिलेंगी आपको याद रखना है कि आईपीसी की जो धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड वो 1860 में पास हुआ है। फिर 1861 का जब अधिनियम आया था भारत में, है ना, तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये भारत आया, या आप ऐसे कह सकते हो कि भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ये भारत भेजी गई ये धाराएं, है ना, इंडियन पेनल कोड। और ये कब का है? 1861 का। और इस अधिनियम के आने के बाद 1 जनवरी 1862 को ये संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। तो आपको ये इस तरीके से 2 डेट याद रखनी है ना, कि आखिर आईपीसी एक्ट 1860 क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस साल पारित किया गया था इसलिए। फिर 1861 में ये भारत आया था, तो आपसे पूछे कि भारत में आईपीसी की धाराएं कब लाई गई, तो इस परिषद अधिनियम के द्वारा लाई गई, है ना। ऐसे लिख लीजिए पूरी लाइन तो याद रहेगा आपको। उसके बाद ये भारत में कब लागू की गई, तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में ये धाराएं लागू कर दी गई। इस तरीके से इंडियन पेनल कोड भारत में लागू हो गया। अब ऐसा चलता रहा, कब तक चलता रहा? जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया और जब तक हमने अपना संविधान नहीं बना लिया। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो कुछ अंतर आया। और वो अंतर ये था कि पहले हम कह रहे थे संपूर्ण भारत में लागू हुई ये धाराएं, लेकिन 1950 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में या शेष भारत में लागू हुई। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुई, इसका मतलब ये है कि आईपीसी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी काफ़ी टाइम तक। और काफ़ी टाइम का मतलब है कब तक लागू नहीं थी, तो आपको याद रखना है 2019 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 तक, है ना, ये आईपीसी की धाराएं जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू थी। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में आईपीसी धाराएं नहीं चलती थी, अगर वहाँ पर धारा 302, है ना, या धारा कोई और 420 ये सब नहीं चलती थी, तो वहाँ पर अगर कोई अपराध होता था तो सज़ा कैसे दी जाती होगी? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, आपके मन में आना चाहिए, है ना। नहीं आया तो ज़रूर आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में एक और कानून चलता था अलग, आईपीसी से अलग, जिसे बोलते थे रणवीर संहिता। तो रणवीर दंड संहिता जो थी वो जम्मू कश्मीर के लिए थी, है ना, और ये आईपीसी धाराएं जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए थी। तो अब आप ये समझ गए होंगे, आपसे क्वेश्चन होगा कि रणवीर दंड संहिता किस राज्य में लागू थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतना याद रखना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर में लागू रही है कब तक? लगभग 70 साल तक, है ना। और उसके बाद अब ये वाले जो आईपीसी धाराएं हैं ये संपूर्ण भारत में लागू हैं, यानी कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आईपीसी धाराएं पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी अन्य देश के हों, चाहे भारतीय नागरिक हों, चाहे शरणार्थी हों, आईपीसी धाराएं सब पर एक समान लागू होंगी। लेकिन भारत से बाहर आईपीसी धाराएं सिर्फ उन पे लागू होंगी जो भारत के नागरिक हैं। जैसे नीरव मोदी हैं, तो नीरव मोदी भारत के नागरिक अगर हैं, उन्होंने नागरिकता अगर नहीं छोड़ी है, तो भारत की जो आईपीसी धाराएं हैं वो उन पे भी लागू होंगी, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो आप कि जब उन्होंने अपराध किया था तब वो भारत के नागरिक थे, तब भी लागू होगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, और देश के अंदर सब पर ये आईपीसी धाराएं लागू होती हैं। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि आप ऐतिहासिक रूप से आप थोड़ा सा समझ लें कि आईपीसी धाराएं क्या हैं।
ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ठीक है, समझ में आ गया है, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए आईपीसी एक्ट जो बना, उस आईपीसी एक्ट का सार क्या है, मतलब उस आईपीसी एक्ट में क्या था। तो आपको याद रखना है कि आईपीसी एक्ट में कुल मिला के 23 चैप्टर थे, है ना, 23 चैप्टर थे इसमें, है ना, और मतलब हैं थे क्यों हैं वर्तमान में। तो आईपीसी एक्ट में कुल मिला के 23 चैप्टर हैं और 511, है ना, धाराएं हैं। तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये आईपीसी एक्ट आपको दिखाई देता है, 23 चैप्टर और 511 धाराएं। इस आईपीसी एक्ट में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे अपराध, है ना, अपराधी, व्यक्ति, महिला, पुरुष, इन सब का स्पष्टीकरण है कि आखिर हम अपराध किसे कहेंगे, अपराधी किसे कहेंगे, है ना, अपराध के प्रकार क्या होते हैं, अपराधी किसे समझा जाएगा, पीड़ित किसे समझा जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन सब का स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। तो कम से कम हम आईपीसी एक्ट का अगर कोई परिभाषा पूछे कि कोई कहे कि भारतीय दंड संहिता क्या है ना, एक लाइन में बताओ, तो आप देखो स्क्रीन पर एक परिभाषा आ रही होगी। दरअसल परिभाषा कहीं आपसे पूछी नहीं जाएगी, मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकें। इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं, है ना, जैसे सीपीएफ के इंटरव्यू में पूछा गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप स्क्रीन पर देखिए एक बार कि आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की परिभाषा क्या है। किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड का विधान, वो दंड का विधान जो बनाया गया है वही क्या है, आईपीसी है या भारतीय दंड संहिता है। दरअसल ये दंड सजा और जुर्माने के रूप में हो सकता है, यानी कि आपको कारावास दिया जा सकता है और आपको कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड भी एक दंड होता है, जैसे शारीरिक दंड होता है वैसे आर्थिक दंड होता है। तो वो दंड और जुर्माना ये है क्या है, सजा है इस अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए। तो आपको याद रखना है कि आईपीसी क्या है, परिभाषा है। अब इस आईपीसी एक्ट में कई सारे शब्द, जैसे अभी मैंने बोले थे, कई सारे शब्द आते हैं, तो उन सारे शब्दों का स्पष्टीकरण है। और एक शब्द है अपराध। तो अपराध की परिभाषा को आप स्क्रीन पे देखें कि अपराध क्या होता है या अपराध किसे कहते हैं। अपराध वह है जो विधि द्वारा निषिद्ध एवं समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। तो बड़ा सिंपल सी परिभाषा है वैसे देखा जाए तो, कि अपराध क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो, निषिद्ध मतलब प्रोहिबिटेड हो, यानी कि रोका गया हो, है ना, रोक लगाई गई हो ऐसा कोई काम, या फिर समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। तो ऐसे कृत्य को हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। और अपराध होने में, जब कोई अपराध होता है तो उसके पीछे 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो आप कहेंगे कि अभी आपने परिभाषा देखी, अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या लिखने वाले हैं कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, कि आखिर जब अपराध होगा तो उसमें 4 आवश्यक तत्व बताने होंगे आपको। कौन कौन से तत्व होते हैं आप जानते हैं कि जब कोई अपराध होता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है ना, कोई मानव होता है, कोई व्यक्ति होता है जो कि क्या होता है, वो अपराधी होता है। तो एक तो क्या होता है, अपराधी होगा, सबसे पहला कोई मानव होगा तो वो अपराधी होगा। एक तो कोई भी अपराध होगा तो उसमें एक अपराधी होगा। दूसरा, उस अपराधी की मन स्थिति भी देखी जाएगी। मन स्थिति कैसी है, मतलब हो सकता है वो एक तरीके से पागल है ना, तो इसका मतलब जो उसने अपराध किया है वो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो ये भी देखा जाएगा कि अपराधी की मन स्थिति कैसी है ना, मन स्थिति देखी जाएगी। तो ये एक आवश्यक तत्व है, अपराधी की मन स्थिति किस प्रकार की है ये देखा जाए। और तीसरा है आपराधिक कृत्य, कि आखिर उसने कौन सा आपराधिक कृत्य किया है, कि भाई चोरी की है क्या सिर्फ, या फिर उसने किसी का कत्ल कर दिया है क्या, है ना। इस तरीके से वो उसके आपराधिक कृत्य भी देखे जाएंगे, यानी कि ये तीसरा आवश्यक तत्व है। और चौथा आवश्यक तत्व सोचिए क्या हो सकता है, चौथा आवश्यक तत्व जरा सोच के बताइए, है ना, कि भाई आप पुलिस वाले बनने जा रहे हैं, यूपीएसआई में आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर आप देखे जाएंगे टाइम आने पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप भविष्य के दरोगा हैं। तो दरोगा होने के नाते आप बताइए ज़रा, अगर आपके अंदर कोई दरोगा है, मन में दरोगा जैसा कुछ फील करते हैं, तो बताइए कि चौथा क्या तत्व हो सकता है एक अपराध में, है ना। बहुत आसान है, सीधी बात है, अपराधी मैंने लिख दिया है, उसकी मन स्थिति लिख दी है, उसका काम लिख दिया है,
तो चौथा क्या हो सकता है भाई, जिसके खिलाफ अपराध किया गया है ना, या जो उस अपराध से पीड़ित है, तो हम कहेंगे कि एक पीड़ित। तो बड़ा सिंपल सा है, एक जिसने अपराध किया, एक जिसके ऊपर अपराध हुआ, एक ऐसा कार्य कि जो उस पीड़ित के ऊपर किया गया है और उस व्यक्ति ने किया है, अपराधी ने किया है, और साथ ही साथ उस अपराधी की मनस्थिति भी देखी जानी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अपराध के पीछे 4 आवश्यक तत्व होते हैं, है ना। मैंने ये शुरू में इसलिए बता दिया है, वैसे बीच बीच में आएगा तो भी हम बात करेंगे, कई सारे शब्दों की समझेंगे। ये इसलिए बता दिया है कि भाई पूरी आईपीसी धाराएं किसी न किसी अपराध को लेकर ही हैं, है ना। उसमें अपराधियों के खिलाफ ही, उनके अपराध के खिलाफ ही कोई ना कोई कानून है। इसलिए मैंने आपको आईपीसी की परिभाषा बताई, आपको आईपीसी की परिभाषा में जो अपराध शब्द आया उस अपराध की परिभाषा बताई, और उसके बाद अपराध के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, वो 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर कोई अपराध होता है या अपराध बनता है, तो उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि ये जो 23 चैप्टर हैं इनका सार क्या है। देखो एक तरीका है, ये एक तरीका है, मतलब आप सब जगह आपको नहीं मिलेगा, है ना। मतलब मैं ये आप ही ना सोचिए कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि हर जगह नहीं मिल सकती ऐसी चीज़। तो आपको ज़रा ध्यान देना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, कि ये जो 23 चैप्टर हैं इसमेमें आप एक तरीका अपनाइए। आप ऐसा ना करिए कि आप धाराएं पढ़ रहे हैं, या आपने एक धारा पढ़ ली, 420 नंबर की धारा में क्या है, या 298 में क्या है, या फिर 309 में क्या है, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि धाराएं इतनी सारी हैं कि वो मिक्सअप हो जाएंगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप 511 धारा नहीं कर सकते, लेकिन आप काम कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर किस से रिलेटेड है। कि भाई कोई चैप्टर लूट और डकैती से रिलेटेड है, तो कोई चैप्टर जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, कोई चैप्टर किसी और चीज़ के लिए होगा, सिंपल चोरी के लिए हो सकता है ना, और चीज़ों के लिए हो सकता है। तो वो चैप्टर का नाम और उस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक धाराएं दी हुई हैं, ऐसे करना है। यानी कि 1 से 5 तक, है ना, फिर 6 से 11 तक, इस तरीके से जैसे हमने संविधान करते हैं वैसे हम करेंगे। तो अब इस समय रात के 3 बज रहे हैं और बारिश हो रही है, मतलब जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुरादाबाद में बारिश कब हुई थी, है ना। तो ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर चैप्टर देखने हैं आपको, तो चैप्टर आप ना स्क्रीन पे देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं बोलूँगा, बोल के बताता जाऊँगा आपको, तो आप चैप्टर स्क्रीन पे भी देखते जाएंगे, और हम बोर्ड पे भी लिख देते हैं। बोर्ड पे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लिख देते हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और थोड़ा कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें भी, और फिर हम आगे भी आपको और वीडियो बना के देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और अब आप देखेंगे ये जो चैप्टर है 23 चैप्टर, इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या कहता है, फिर दूसरा चैप्टर क्या कहता है। तो आपको ये करना है, आप स्क्रीन पे देखिए, और स्क्रीन पर आप ये देखते जाएं कि पहले चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक की धाराएं हैं, और वो चैप्टर किससे संबंधित है। और थोड़ा सा तेज करेंगे, है ना, क्योंकि ये ब्रीफ तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में करना है हमें, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपको आगे भी पढ़ने हैं। आगे जो वीडियो आएंगे उसमें भी हम एक एक धारा के बारे में बात करेंगे, मतलब अधिकांश धाराओं की बात करेंगे, सारी धाराएं तो नहीं की जा सकती, लेकिन अधिकतर धाराओं की बात करेंगे, तब आपको फिर दोबारा से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में कोशिश करें कि आप एक सतही तौर पर एक नज़र डाल लीजिए कि पूरी की पूरी जो आईपीसी धाराएं हैं वो कितने भागों में डिवाइड हैं, और हर भाग किस बात को लेकर आपको जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहला जो भाग है, यानी कि सबसे पहला चैप्टर, स्क्रीन पे देखिए आप, पहले चैप्टर में है इंट्रोडक्शन, और पहला चैप्टर 1 से लेकर 5 तक की धारा है, यानी कि पहले चैप्टर में धारा 1 से लेकर धारा 5 है ना। और उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आखिर आईपीसी धाराएं क्या हैं, उनका मोटिव क्या है, आईपीसी की परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं। फिर आप देखिए चैप्टर 2 है 6 to 52, यानी कि 6 धारा से लेकर धारा 52 तक। तो धारा 6 से लेकर धारा 52 तक कहाँ पर है, चैप्टर 2 में। और इसमें सामान्य रूप से स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण मैंने आपको बताया था कि भाई महिला पुरुष क्या है, या व्यक्ति की परिभाषा क्या है, या अपराध क्या होता है, अपराधी क्या होता है ना, मन स्थिति क्या है, ऐसी बहुत सारे स्पष्टीकरण है ना। तो वो स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कहाँ से, चैप्टर 2 में 6 से लेकर 52 तक की धारा में।
फिर आता है चैप्टर 3, जिसमें धारा है 53 से लेकर 75 तक। तो 53 से लेकर जो 75 तक धारा है उसमें दंड के विषय में दिया गया है कि भाई दंड के प्रकार क्या होंगे। आर्थिक दंड होगा, है ना, मृत्यु दंड क्या है, आर्थिक दंड क्या है, शारीरिक दंड कैसा होगा, श्रम कारावास, सश्रम कारावास कैसा होता है, साधारण कारावास कैसा होता है। इस तरह की चीज़ें कहाँ दी हुई हैं, चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 जो है उसमें धारा है 76 से लेकर 106 तक, यानी कि 76 से लेकर 106 तक की जो धाराएं हैं उसमें साधारण अपवाद हैं, है ना। जैसे आयु ज़्यादा है किसी व्यक्ति की और उसने अपराध कर दिया है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, आईपीसी धाराएं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सहूलियत दी जाएगी कि भाई मान लो 80 साल का कोई व्यक्ति है तो उसे जो सज़ा दी जाएगी उसकी उम्र का लिहाज करके दी जाएगी। कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा में या डिफेंस में किसी का कत्ल कर देता है तो उस पर धारा भले ही 302 लगा दें, लेकिन उसे उसमें जब सज़ा दी जाएगी तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि ये सेल्फ डिफेंस में उसने अपराध किया है ना। कोई गर्भवती महिला है तो ये क्या है, अपवाद स्वरूप है ना, ये सामान्य बात नहीं है। तो अपवाद स्वरूप जो बात है वो कहाँ दी हुई है, वो चैप्टर 3 में दी हुई है। आपने देखा, सॉरी, चैप्टर 4 में दी हुई है, तो चैप्टर 4 में है। चैप्टर 5 क्या कहता है, स्क्रीन देखिए। चैप्टर 5 कहता है कि धारा 107 से लेकर धारा 120 तक है चैप्टर 5 में, और उसमें उकसाना, बहकाना, किसी दुष्प्रेरणा यानी कि मतलब बहुत गलत इरादे से कोई अपराध करने के बारे में बात की गई है, तो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5A यानी कि चैप्टर 5 का, जिसमें 120 का और 120 खा 2 धाराएं आती हैं और वो बाद में जोड़ा गया है, और उसके अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र आते हैं कि आपराधिक मतलब ऐसे अपराध करना जो किसी षड्यंत्र के तहत किए गए हैं, तो आपराधिक षड्यंत्र आते हैं। फिर भाग पार्ट या चैप्टर 6 आता है, जिसमें धारा 121 से लेकर 130 तक की धारा है, और इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, यानी कि एक तरीके से सिटिशन वाले चार्जेस लगते हैं, जिसमें राज्य के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचता है, राज्य का मतलब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तब ये धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6। अब चैप्टर 7 देखिए। चैप्टर 7 है 131 धारा से लेकर धारा 140 तक। तो धारा 131 से धारा 140 तक सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध हैं इसमें, है ना, चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 141 से लेकर 160 तक है ना। चैप्टर 8 में 8 नंबर का जो चैप्टर है उसमें धारा 141 से लेकर 160 तक की धारा है, जिसमें सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध हैं, उपद्रव है, दंगा है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है चैप्टर 8, इसे हम अच्छे से करेंगे और आपको करना चाहिए चैप्टर 8 को जरूर, क्योंकि ये जैसे दिल्ली दंगा हुआ, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को छोड़ा गया है अभी जिनके खिलाफ UAPA लगा दिया गया। मतलब ये एक तरीके से सरकार की मनमानी है कि मतलब आप किसी के खिलाफ भी जो है आतंकवाद के जो कानून है वो प्रयोग कर दे रहे हैं, जबकि इस तरह की चीज़ें क्या है, सामान्य अपराध होते हैं कि कोई भाषण दे रहा है तो भड़काऊ भाषण देना आतंकवाद कैसे हो सकता है। ये बात हाई कोर्ट ने बोली है, हाई कोर्ट का निर्णय आपको पढ़ना चाहिए। तो ये चैप्टर 8 बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दंगा वगैरह होता रहता है ना भारत में। अगला देखिए चैप्टर 9। चैप्टर 9 161 से लेकर 171 तक की धाराएं हैं इसमें, और ये लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या कोई PCS ऑफिसर अगर कोई अपराध करता है तो उससे संबंधित है इसमें चैप्टर 9 में। चैप्टर 9A देखिए, 9A 171A से लेकर 171 झा तक है, यानी कि 171 का से लेकर 171 झा तक है ना। धाराएं किसमें, 9A नंबर के चैप्टर में, जिसमें चुनाव से संबंधित अपराध दिए हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है वैसे। चैप्टर 10 देखिए, चैप्टर 10 172 से लेकर 190 तक की धाराएं हैं इसमें। लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध या सरकारी कार्यों में बाधा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है चैप्टर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि आप भी एक सरकारी मुलाजिम हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो आपके कार्य में कोई बाधा डालेगा तो चैप्टर 10 के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी। आप समझ रहे हो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, बस इससे ही फ़ायदा हो रहा है कि आपको ये आइडिया लग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की धाराएं इस चैप्टर में है तो उसमें सारी चीज़ें लोक सेवकों वाली होंगी, है ना, यानी कि लोक सेवक का मतलब सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर। अगला देखिए चैप्टर 11। चैप्टर 11 191 से लेकर 229 तक की धाराएं हैं इसमें झूठा साक्ष्य या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है, जैसे कोई झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है ना, या लोक न्याय के विरुद्ध कोई बात कहता है या कोई जाली प्रमाण पत्र बनाता है ना, तब के लिए चैप्टर 11 का प्रयोग किया जाता है
इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चैप्टर 12 देखिए 230 से लेकर 263 ए तक की धाराएं हैं चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 में। और इसमें सिक्के, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध हैं, कोई जाली सिक्के बना देता है ना, या फिर कोई सरकारी स्टाम्प जाली बना देता है, उससे रिलेटेड है। फिर चैप्टर 13 264 से लेकर 267 तक का है, माप तोल से संबंधित अपराध हैं, है ना। कोई जैसे कोई दुकानदार है वो कम तोल रहा है ना, 1 किलो चीनी लेने गया आपको 900 ग्राम मिली, तो उससे रिलेटेड इसमें अपराध दिए हुए हैं इस चैप्टर में। अगला देखिए, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, और 14 यानी कि 14 नंबर का चैप्टर है, उसमें 268 से लेकर 294 तक के की धाराएं हैं, और इसमें लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा आदि से संबंधित अपराध हैं, है ना। तो लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा से आदि से संबंधित अपराध दिए हुए हैं चैप्टर 14 में। चैप्टर 15 295 से लेकर 298 तक का है, धर्म से संबंधित अपराध दिए हुए हैं चैप्टर 15 में। चैप्टर 16 ये 299 से लेकर 377 तक है, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। तो देखो दोस्तों, चैप्टर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 302 है ना, जो कि मृत्युदंड है, 307 है ना, और 324 है। ऐसी धाराएं जो आप अपने आसपास सुनते रहते हैं, आपके गांव वगैरह में अगर लड़ाई होती होगी तो आपने खूब सुना होगा कि 307 लग गई है इन पे, 324 325 बन गई है। तो ये सब कहाँ आती हैं? मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो अपराध हैं उसके अंतर्गत आती हैं। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17, और इसमें 378 से लेकर 462 तक की धाराएं आती हैं, जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, जैसे चोरी, लूट, वसूली, डकैती, ये सब 378 से लेकर 462 तक हैं। तो चैप्टर 17 भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको करना चाहिए, महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर 18 में 463 से लेकर 489 ई तक आते हैं इसमें, और इसमें दस्तावेज व संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध हैं, जैसे वही जाली नोट बनाना, बार कोड का गलत प्रयोग करना, ये सब आता है इसमें। तो चैप्टर 18, चैप्टर 19 देखिए, अब चैप्टर 19 490 से लेकर 492 तक की इसमें धाराएं हैं। इसमें सेवा संविदा का आपराधिक उल्लंघन है, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चैप्टर 20, ये चैप्टर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 20 493 नंबर की धारा से लेकर धारा नंबर 498 तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विवाह से संबंधित अपराध हैं। तो चैप्टर 20 आपको जरूर करना है, याद रखना है कि भाई आईपीसी धाराओं में जो चैप्टर है 20 नंबर का चैप्टर, उसमें 493 से लेकर और 498 तक की जो धाराएं हैं वो विवाह से संबंधित हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मारपीट करना, पत्नी के साथ क्रूरता करना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 2 विवाह करना, इस तरह 1 से अधिक विवाह कर लेना, तो ये सब चीज़ें आती हैं, विवाह संबंधित इसमें अपराध दिए हुए हैं। तो आप इसमें दहेज कानून भी है, इसमें दहेज हत्या वगैरह भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसे जरूर अच्छे से करना है। अगला देखिए, चैप्टर नंबर है 21, 499 से लेके 502 नंबर की धारा आती है, मानहानि। ये तो आपने बहुत सुना होगा, मानहानि की कि किसी ने आरोप लगाए किसी नेता पर, उस नेता ने उस पर मानहानि का केस ठोक दिया, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो चैप्टर 21 आप जरूर करें, बड़ा अच्छा है, 499 से लेकर 502 नंबर की धारा है। 22 नंबर का जो चैप्टर है वो 503 से लेकर 510 तक है, जिसमें आपराधिक धमकी, अपमान, चिढ़ाना, किसी को जैसे चिढ़ा देता है कोई बहुत ज़्यादा, फिर वो जब चिढ़ा दिया तो पता चला उसने आत्महत्या कर ली, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद 23 नंबर का जो चैप्टर है वो 511, उसमें एक ही आर्टिकल है, उसमें अपराध करने का प्रयास है, तो ये याद रखेंगे, बस इतना करना है, आसान है ना। कुल मिला के 23 चैप्टर थे, तो 23 चैप्टर आपको करने हैं। ये 23 चैप्टर को आप समझ गया ना कि मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें, 2-3 बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 20 नंबर का चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 16 नंबर का चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, कहाँ से कहाँ तक की धारा है, किससे रिलेटेड है, बस इतना करना है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है, रात के इस समय 3:30 बज रहे हैं, नींद आने लगी है अब, तो आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो में जो धाराएं हैं उन धाराओं को हम पढ़ेंगे विस्तार से, जैसे भाई धारा नंबर 498 क्या बोलती है ना, या धारा नंबर 302 क्या है, या 307 क्या है, या 324 क्या है। इस तरह से हम कई सारी धाराएं, मतलब 511 धाराओं में से तो मुझे लगता है कम से कम 70-80 धाराएं आप एक बार जरूर पढ़ लें तो काम चल जाएगा आपका। तो आईपीसी इस तरीके से निपट जाएगा, फिर सीआरपीसी की बात करेंगे। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। आपको वीडियो से फ़ायदा मिलना चाहिए,
हम वीडियो इसलिए ही बनाते हैं कि भाई फ़ायदा मिले, है ना, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव हो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो में वो चीज़ बना दें जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ ही रहे हैं, किताबों में पढ़ ही रहे हैं, तो फिर उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता है। और बाकी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी हैं, तो आइए क्लास में पढ़िए। और क्लास ऑफलाइन क्लास का विकल्प कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता, मतलब ये एक तरीके से खाना पूर्ति है। आप कितना भी ऑनलाइन, कितना भी लाइव वीडियो कुछ भी देख लो, बहुत सारी लाइव क्लास चलती हैं, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये लाइव क्लास चल रही है। लेकिन आप इस बात को, मुझे लगता है जब आप पेपर दे के बाहर निकलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लाइव क्लास जो होती हैं, ऑनलाइन क्लास होती हैं, उनसे इतना कोई फ़ायदा नहीं है जो ऑफलाइन क्लास का फ़ायदा है। तो ऑफलाइन में आप डिस्कस करते हैं टीचर के साथ, और टीचर, अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बोलते जा रहे हैं और जबकि ऑफलाइन क्लास में हम बात करते हैं, हम समझाते हैं, बच्चे सवाल करते हैं। 50 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 5 बच्चे जब सवाल करते हैं तो 5 बच्चों का तो के समझ में तो आता ही है, नई बातें समझ में आती हैं, जो और बच्चे होते हैं उनके मन में भी जिज्ञासा होती है। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास का विकल्प नहीं हो सकती कभी भी ऑनलाइन क्लास। इसलिए ऑफलाइन क्लास की तरफ आप मुड़िए, ऑफलाइन क्लास लीजिए, आइए। और अब क्लास शुरू हो चुकी हैं, तो हम ये IPC CRP सब बहुत आराम से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो बस मजबूरी है कि वीडियो लंबा ना खिंच जाए, इसलिए भी। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।